सो हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेटा एक अपना न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। आई होप माई ऑडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वीडियो इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। एक बार सब बच्चे मैसेज ड्रॉप कर देंगे सो दैट आई गेट टू नो दैट माई ऑडियो वीडियो इज़ प्रिटी मच क्लियर। ऑल राइट। यस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐप से ज्वाइंड हैं ऑलरेडी। चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने क्लास 11 बहुत ही अच्छे मार्क्स से हमारे यहाँ से पढ़ के क्वालिफाई किया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। कुछ बच्चों के अभी भी रिजल्ट आने बाकी हैं, स्टिल उन्होंने क्लासेस पहले ही ज्वाइन कर ली हैं। इट शोज योर ट्रस्ट, अगेन थैंक यू फॉर दैट। ओके बेटा, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमें क्लास 12th में क्या अप्रोच रखनी है। क्लास 11 तो हमने पढ़ ली, बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आए। कुछ बच्चों के मार्क्स में शायद कुछ ऊपर नीचे कमी भी हो, बट नो नीड टू वरी। वी विल स्टार्ट क्लास 12th ऑल टुगेदर इन अ न्यू पॉजिटिव मोड और बहुत अच्छा स्कोर करने का हमारा टारगेट रहेगा। बल्कि ये वाले बैच का तो मैंने नेम ही कुछ ऐसा रख दिया कि ये मिशन 90+ वाला हमारा बैच रहेगा, जिसमें हमको 90+ मार्क डेफिनेटली अचीव करने हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है 90+, लेकिन इसके लिए जो हार्डवर्क चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए, वो भी आपको जाननी पड़ेगी कि हमारे लिए उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे जो हमको फॉलो यहाँ पर डेफिनेटली करने होंगे। तो बेटा मैं आपको क्लास 12th के बारे में बताऊं। 11th में आप पहली बारी अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे। अब आपको इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए 1 साल और हो चुका है। तो अब CBSE मानता है कि अब आपको इसके बारे में छोटे बच्चे नहीं हो, काफ़ी कुछ जानते हो। इसलिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ऑब्वियसली वो भी इस लेवल पे बढ़ जाएगा। पिछली बार यू ऑल नो कि आपकी एक ही बुक थी जिसको आप पढ़ते थे अकाउंटेंसी में क्लास 11th के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको बुक्स या तो मिल गई होंगी या मे बी अभी आपको नहीं मिली होंगी। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 बुक्स पढ़नी है। क्या क्या है वो 3 बुक्स, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो बुक है वो होती है आपकी पार्टनरशिप। हमने अभी इंडिविजुअल की अकाउंटिंग करना सीखा। एक अकेला ओनर जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, उसकी हमने अकाउंटिंग करना सीखा, जर्नल करना सीखा, लेजर बनाने सीखे, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, फिर हमने BRS भी बनाया, डेप्रिसिएशन भी पढ़ा, एंड में हमने उसके फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर बनाए, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। ये सब चीजें जो हमने सीखी वो सोल प्रोप्राइटर के लिए सीखी। अब CBSE हमें कहता है कि क्या कोई बिजनेसमैन की सिर्फ सोल प्रोप्राइटर बन के रह जाएगा? नो, उसको भी ग्रोथ चाहिए बेटा। तो ग्रोथ के लिए अब वो क्या करेगा, अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाएगा और पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा लोगों को रखेगा। तो क्या होगा पार्टनरशिप में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर उसको और ज्यादा एक्सपेंशन करना है तो वो क्या करेगा, वो कंपनी ओपन कर सकता है बेटा। कंपनी जो आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं, मोड ऑफ बिजनेस में कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आती है। फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या वो पब्लिक कंपनी हो या इवन वो 1 पर्सन कंपनी हो, तो कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगी ये भी हमें क्लास 12th में पढ़नी है। इसके बाद हमारी एक और भी बुक है जिसका नाम रहेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसका बस नाम थोड़ा आइडिया लग जाए, एक ओवरव्यू हो जाए कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या है, फिर तो बेटा पढ़ते ही रहेंगे पूरा साल हम। तो ये 3 काम अब हमको करने हैं, जो पहले हमें एक ही काम करना था। तो ये तो बात क्लियर है कि सिलेबस तो बड़ा ही है। ओके, तो चाहे उतनी ही मोटी मोटी अब आपकी बुक ना हो, उससे कम होंगी, लेकिन 3 हो गई तो टोटलिटी में तो कोर्स बढ़ ही गया। और कोर्स को अच्छे से करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे यहाँ पर टाइम देने से कुछ नहीं होगा। आई होप आप भी प्रॉपर होमवर्क करेंगे, टेस्ट सीरीज में प्रॉपर टेस्ट देंगे और अपने रेगुलरली डाउट्स पूछेंगे। लाइव वाले स्टूडेंट के पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, चैट से भी पूछ सकते हैं और आप ऑडियो मोड से भी पूछ सकते हैं। सीधा जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आप भी बोलिए और मेरे तक आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी। इट इज़ अ 2-वे कन्वर्सेशन। आप बिल्कुल ऐसे ही मानिए जैसे मैं फिजिकली आपके सामने बैठा हुआ हूँ और हम बिल्कुल फेस टू फेस वाले ही यहाँ पर मोड में पढ़ाई कर रहे हैं। स्टिल सेशन ओवर होने के बाद भी आपका डाउट है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉलिंग नंबर है। आप मेरे से टाइम लेके एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन SMS मी, आपको उसका बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है हम बिजी होते हैं तो कॉल आपका बिजी आ रहा होता है, तो वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपको आपका डाउट का रेजोल्यूशन बहुत जल्दी और बहुत टाइमली दे दिया जाएगा। हमारी तरफ से आपको और क्या क्या सपोर्ट मिलेगा बेटा, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत एडवांस्ड है, बहुत मेहनत होती है उस पर, वो आपको मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। इसके साथ वो हम आपको बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिप्स के शॉर्ट नोट्स टाइप बना के देंगे, फ्लो चार्ट बना के देंगे, जिससे आपकी और इजीली मेमोरी डेवलप हो और आप इजीली किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ पाएं।
क्लासेस के बीच बीच में कुछ लाइव टेस्ट होंगे, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आएगा, मैं यहीं रहूंगा और मैं आपको 5 मिनट दूंगा कि आप इसको बिल्कुल इसी टाइम पे सॉल्व करिए, और आपको ट्राई करना है कि आप बिल्कुल उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाए, और फिर उसको भी मैं ही सॉल्व यहाँ पर आपके लिए करवाऊंगा। आपको सेल्फ एनालिसिस होगा कि आप कितने अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हैं या आप कितना सीख पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको जितनी भी यहाँ पर क्लासेस होंगी लाइव में तो आप पढ़ ही रहे हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगी जो आप अनलिमिटेड व्यूज में देख सकते हैं, मतलब जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं, और ये आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स तक एक्टिव रहेंगी। जितनी भी क्लासेस हो जाती हैं वो सारी की सारी आपको एक एक करके आपकी एप्लीकेशन पे आती रहेगी। एप्लीकेशन का एक्सेस आपको रजिस्ट्रेशन के बाद दे दिया जाता है, उसको आप लॉगिन करेंगे, अपना कोड डालेंगे और वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, आई होप ये सब बातें सब बच्चों को क्लियर होंगी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्लास 12th में हमारे लिए क्या क्या सिलेबस सीबीएसई ने डिज़ाइन किया है। इसको बेटा आप साथ साथ लिखना भी शुरू करिए, आई एडवाइज यू, और ये आपके नोटबुक के फ्रंट पेज पे होना चाहिए, जिससे जब भी आपको देखना है समझना है तो आपको पता होगा कि आपने कितने हद तक सिलेबस कर लिया और कितना आपका सिलेबस पेंडिंग है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, तो बेटा जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, जो आपका सीबीएसई का रिटर्न एग्जाम होगा, वो आपका होगा 80 मार्क्स का। रिटर्न एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होने वाला है, और 20 मार्क्स कुछ और चीजों के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो आपने क्लास 11th में भी वाइवा दिया, प्रोजेक्ट फाइल दिया, तो सिमिलर ही काम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पार्ट ए। पार्ट ए में हमको क्या पढ़ना है? पार्ट ए में हमें पढ़नी है पार्टनरशिप, एंड आई नो मैक्सिमम स्कूल्स में सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो हम भी अपनी शुरुआत यहीं से करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत लेंथी है, बहुत बल्कि है, एक बुक ही पूरी की पूरी यही है, और इसकी जो वेटेज रहती है, इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा रहती है, वो रहती है 36 मार्क्स की। इसके बाद हम लोग बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो हमारे पास होगा वो होगा कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें अगेन बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। वो क्या हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसकी जो वेटेज है वो है 24 मार्क्स की। 36 एंड 24 कितना हो गया? 60 हो गया। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचा, या हम कह सकते हैं जो हमारी थर्ड बुक होगी, वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अब उसका एनालिसिस करना कि क्या कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है, कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस बढ़ रही है या कंपनी वीक जा रही है, कंपनी में तंगी के हालात हैं या कंपनी प्रॉस्पेरस ग्रोथ कर रही है, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो ये इसकी वेटेज है बेटा 20 मार्क्स की। तो ऐसा करके ये आपका 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर तैयार हो जाता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में सेंटर पे जाकर होगा। यहाँ पर आपका एग्जाम आपके स्कूल में नहीं होगा, आपको सेंटर मिलेगा, एलोकेट होगा, वहाँ जाके आपको आपका एग्जाम देना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिमेनिंग 20 मार्क्स की, अगर हम लोग बात करें रिमेनिंग 20 मार्क्स की, तो उसमें क्या क्या है? उसको बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। अब प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी, ये आपके स्कूल का इंटरनल काम है, जो आपके स्कूल वाले इस पे आपको मार्किंग देंगे और मार्क्स लगाएंगे। ये आपको सीबीएसई वाले मार्क्स नहीं देते, ये स्कूल वाले जो मार्क्स भेजते हैं सीबीएसई वाले, वही मार्क्स मार्कशीट में लिख देते हैं। इसके अंदर एक आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी, जिसमें भी हम आपको हेल्प कर देते हैं, असिस्ट कर देते हैं जिस टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने को बोला जाता है, जो कि है 12 मार्क्स की वेटेज। और इसके बाद एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा जो आपसे वाइवा लेगा, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछेगा ओरल मोड में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे ही बेटा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि वो फिजिकली भी आपके सामने होगा, आपके साथ होगा। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसके हिसाब से ये 8 मार्क्स वो यहाँ पर लगाएगा। तो 20 मार्क्स का काम आपका अलग से होगा। 80 एंड 20 कंबाइंड करें तो हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो हो जाता है 100 मार्क्स का। ऐसे करके आपकी अकाउंटिंग की पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। तो अगर आप 75 मार्क्स के आसपास भी अपने 80 मार्क्स में से लाते हैं, और वहाँ हमको जनरली 20 मिल ही जाते हैं अगर हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तो आपके आराम से 95 मार्क्स का टारगेट अचीव हो जाता है, जो मुझे लगता है पूरे साल मेहनत करने के बाद बच्चा इतना डिजर्व करता है, और हम भी इतनी मेहनत करते हैं कि वो आना ही चाहिए। तो आई होप आप सबको ये बेसिक सिलेबस वाला पार्ट पता चल चुका होगा। आप लोग इसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे, जिससे कि बाद में भी कभी आपको पढ़ना हो, समझना हो, तो आपको पता हो कि कैसे कैसे हमारी कितनी मार्किंग का कोर्स कवर हो चुका है और कितना हमारा पेंडिंग बचा हुआ है। ये आपके लिए एक रेडी रेकनर रहेगा जो आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। तो इसको सब बच्चे अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। ऑल राइट।
ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे और अब हम लोग बात करते हैं जो हमें सबसे पहली यूनिट पढ़नी स्टार्ट करनी है। बेटा आप लोग अपने साथ एक हाइलाइटर भी कैरी करिए, अभी नहीं है कोई बात नहीं, अगली क्लास में होना चाहिए, जिससे कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं या कोई टर्म है उनको हम हाईलाइट करके रखेंगे, स्टार्टिंग से प्लानिंग से पढ़ेंगे। तो बेटा पार्ट ए पार्टनरशिप अकाउंट से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि 36 मार्क्स कैरी करता है और मोरलेस हर स्कूल में ही, चाहे कोई भी स्कूल हो, वो यही सबसे पहले कराता है। सर हम कौन कौन सी बुक्स कवर करेंगे? बेटा ये भी क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होता है। एक तो देखो टीएस ग्रेवाल की बुक, हम इसके मोस्टली सारे क्वेश्चन ही क्लास में डिस्कस करेंगे, ये आपके भी मैक्सिमम स्कूल्स में कवर होती है। इसके साथ मैं क्लास 12th लेवल के लिए डीके गोयल बुक भी प्रेफर करता हूं, और डीके गोयल भी एक बहुत अच्छी बुक है, इसके भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, या आपको असाइनमेंट्स के थ्रू या टेस्ट के थ्रू या किसी भी और चीज़ के थ्रू मैं ये भी कवर करा दूंगा। इसके साथ जो आपके PYQ हैं, PYQ मीन्स पास्ट ईयर क्वेश्चन, जिसको हम स्कैनर भी बोलते हैं, ये भी हम लोग टाइम टू टाइम कवर करते जाएंगे। तो जो भी हमारा टॉपिक होगा वो बिल्कुल फुल प्रूफ मैनर में होगा, जिससे कि उसकी सारी कवरेज ही आपके साथ साथ होती चली जाए और आपको कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे मिलता चला जाए। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, जो हमको पढ़ना है। तो पार्टनरशिप में हमें क्या पढ़ना है? जैसे जब हम लोग नई नई अकाउंटिंग में आए थे तो हमें कुछ टर्म्स ही क्लियर नहीं होती थी, हमें समझाई गई कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, डेटर कौन लोग होते हैं, क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, गेन किसको बोलते हैं, इनकम क्या है, लॉस क्या है, और हमने सब कुछ जान लिया और हम अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ऐसे बेटा पार्टनरशिप में भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब ये होता है कि आपके बेसिक क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो हम भी ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको पार्टनरशिप में क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको पार्टनरशिप में पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। गुडविल आई होप यू ऑल नो कि क्या होती है। हाँ बेटा, क्या आप बता सकते हैं गुडविल क्या होती है? हाँ जी, सब बच्चे आंसर लिखेंगे बेटा। जिनके पास ऐप का भी एक्सेस है तो वो ऐप से आंसर देंगे, और जो गूगल मीट पे ज्वाइंड है वो गूगल मीट में भी चैट बॉक्स या आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आया इनटेंजिबल एसेट, वेरी गुड बेटा। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट कौन सी एसेट होती है? विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन और टच्ड, जिसको हम फिजिकली तो टच नहीं कर सकते, ना अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर हाँ इट कैन बी फेल्ट, ये महसूस होती है कि कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी चीज है जिससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो गुडविल भी हम उसी को बोलते हैं। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस की रेप्यूटेशन जो ओवर द ईयर बिल्ड की है। अब बहुत सारे बिजनेसेस देखते हैं उसमें लिखा होता है इस्टेब्लिश्ड 1985, इस्टेब्लिश्ड 1960, इस्टेब्लिश्ड 2000, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हम कितने पुराने हैं, हम 15, 20, 50 साल पुराने बिजनेस है, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेटा वो ट्रस्ट जो मेंटेन करके रखता है उसी की गुडविल होती है, और उसके थ्रू कस्टमर घर पर ही सोच के जाता है कि मुझे उसी दुकान से कपड़े लेने हैं, मुझे उसी छोले भटूरे वाले से छोले भटूरे खाने हैं, मुझे उसी चीज़ से शूज़ लेने हैं, एंड लाइक दैट। तो वो आप क्यों पहले ही बन बना के बैठे हो? क्योंकि यू नो कि उस बिजनेस हाउस की एक गुडविल है, एक हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, वो हमें खराब चीज़ नहीं बेचेगा और हमको सही चीज़ मिलेगी। तो उसका एक्चुअली में वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मॉनेटरी अमाउंट कैसे उसका कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर का 1 साल के बाद 2 साल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का मन कर जाए कि भैया अब इस रेशियो पे मुझे काम करना पसंद नहीं है, तो वो कहेगा चेंज करो, नहीं तो मैं तो जा रहा पार्टनरशिप छोड़ के। तो जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। फिर बेटा जरूरी थोड़ी है जितने पार्टनर स्टार्टिंग में थे उतने ही आगे रहेंगे, और पार्टनर को भी एडमिशन लेना हो सकता है। तो अगर और पार्टनर एडमिट हुए एक पार्टनरशिप फर्म में तो उस चैप्टर का नाम क्या बन गया? उसका नाम बन गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का फर्म में एडमिशन होना। सर ऐसे तो कोई पार्टनर कभी निकल भी जाता होगा तो क्या उसका भी चैप्टर बना देंगे? बेटा बिल्कुल। अगर कोई पार्टनर सोच रहा है मुझे पार्टनरशिप में काम नहीं करना, मुझे अकेला काम करना है, या मुझे तो कुछ और ही करना है, या मुझे काम ही बंद कर देना है, मेरे पास इतना पैसा आ गया, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो बेटा क्या हो गया चैप्टर का नाम? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
पार्टनर बूढ़ा हो गया है, पार्टनर अब काम नहीं कर सकता, चला फिरा नहीं जाता, उस पार्टनर के घर वालों ने बोला पापा अब आप इतना काम क्यों करते हैं, आप उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के घर बैठिए ना, अब आपका आराम करने का समय है, आप क्यों इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, हम आपके बच्चे आपके लिए मेहनत कर लेंगे। तो बेटा वो पार्टनर क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। इसके बाद अगर किसी पार्टनर की अनसर्टेनली अनटाइमली क्या हो जाए बेटा, डेथ हो जाए, तो भी तो पार्टनरशिप का एक पार्टनर चला जाएगा फर्म में से। तो अगर डेथ हो जाएगी एक पार्टनर की तो क्या चीजें होंगी, तो कैसे अकाउंटिंग होगी, इसको भी हम लोग यहां पर समझेंगे अंडर द टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। और उसके बाद लास्ट टॉपिक, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाए, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म क्यों बंद होगी, बेटा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सारे पार्टनर ये अब चाहते हैं कि अब ये काम हमें नहीं करना, किसी का भी मन नहीं है, या उतने प्रॉफिट ही नहीं है, लॉसेज होते जा रहे हैं, तो कैसे कम मन करेगा काम करने का, या उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई नोटिस आ गया कोर्ट का कि वो इलीगल बिजनेस पाया गया, वो बहुत पोल्यूशन एमिट करता था, तो उनको बोला गया आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ सकता है, जिसमें से मेजर रीजन प्रॉफिट ना होना या कंटिन्यूस लॉस होना वही होता है, और हम अपनी पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर आपस में पार्टनर्स के बीच में कुछ क्लैशेस हो जाए, लड़ाई झगड़े होने लगे, तो भी वो पार्टनरशिप फर्म टूट जाती है। तो ये हमारा सिलेबस जिसमें हमको पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो आप देखो बेटा, कहने के लिए एक टॉपिक था पार्टनरशिप, पर ये एक नहीं है, इसके अंदर ही 6-7 टॉपिक है जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 36 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छी खासी इसकी वेटेज हो जाती है। सर हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाएंगे, बेटा बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया जा सकता है। तो हमारा भी जो पहला टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हर टॉपिक के आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे जो बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, और एक एक चीज उसमें बताई जाती है, जितना आपको पढ़ना है उतना ही एग्जाम ओरिएंटेड आपको सब कुछ दिया जाता है। ठीक है बेटा, इन टॉपिक्स की मैं आपको PDF फॉर्म में भी अभी के लिए दे दूंगा, पूरी फाइल आप मेरे को मैसेज कर देना, वो भी मिल जाएगी, तो कोई उसके लिए इशू नहीं है, बाकी आगे आपको बुक ही मिल जाएगी। चलिए जी, तो ये हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, या फिर फंडामेंटल्स, या जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए बेटा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेसिक छोटी छोटी बातें। पार्टनरशिप होती क्या है, कितने पार्टनर रखे जाते हैं, क्या चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर लिखी जानी चाहिए स्टार्ट करने से पहले, पार्टनरशिप में लड़ाई हो गई तो क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगला पॉइंट है डिस्प्यूट हुए तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। बेटा दो पार्टनर लड़ पड़े कि ये पैसा मुझे मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे मिलना चाहिए, तो कौन बताएगा किसे मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे दिया, पार्टनर ने फर्म को बेटा लोन दे दिया, तो उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें अभी मैं बेटा आपको बाकी टॉपिक्स नहीं बता रहा, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तभी बता दूंगा। तो हम लोग अभी बस इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके चलिए जी, हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ऊपर, और इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। क्या कहती है हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, क्या होता है बेसिकली पार्टनरशिप। सर अगर हम लोग पार्टनरशिप को इमेजिन करें ना, तो हमारे दिमाग में या आंखों के सामने ऐसी इमेज आती है जहां 3, 4, 5 लोग इकट्ठे मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं कि ये पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं, लेकिन इसकी लीगल लैंग्वेज क्या है, आइए उसके वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। इट इज अ रिलेशनशिप, क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिलेशनशिप। तो ये कौन सी रिलेशनशिप है, क्या कोई पर्सनल रिलेशनशिप बनाई जा रही है पार्टनर्स के बीच में कि चलो एक ट्रिप पे घूमने निकलेंगे और उसकी प्लानिंग हो रही है। बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाते हैं, कजन्स के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो बेटा आपकी भी तो आपस में एक रिलेशनशिप ही है। आपके अपने पापा मम्मी से रिलेशनशिप है, ब्रदर से है, सिस्टर से है, दादा दादी से है, तो ये भी तो रिलेशन है। तो क्या आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं? नहीं सर, हम पार्टनरशिप फर्म थोड़ी चला रहे हैं, ये तो हमारी फैमिली वाली रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही बेटा, पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक्ट ने इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, बट वो हिडन है कि ये रिलेशनशिप कौन सी है, आप लिख लो इसके ऊपर, ये है बिजनेस वाली रिलेशनशिप। बेटा
आपस में काम करना है, उसके लिए रिलेशन बन रहा है, दोस्ती यारी नहीं निभानी है बेटा। ओके, किसके बीच में होगी? बिटवीन पर्सन्स। अगला वर्ड क्या है? पर्सन्स। ये इंसानों के बीच में होनी चाहिए। अदर देन पर्सन की पार्टनरशिप हम लोग यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सर पर्सन के अलावा कौन पार्टनरशिप कर सकता है? बेटा बहुत सारी चीजों के बीच में हो सकती हैं। दो कंपनियां थी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों कंपनियां आपस में मिल गई और उन्होंने नई कंपनी का नाम रख दिया ए बी लिमिटेड। तो सर ये पार्टनरशिप ही तो हो गई ना दोनों कंपनियों की। नहीं बेटा, इसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाता, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। होता है ऐसा जरूर है, बट ये हमको यहां कवर नहीं करना। जैसे बेटा देखो, आपने सुना होगा पहले एक कंपनी थी हीरो लिमिटेड, फिर एक कंपनी आई होंडा लिमिटेड, दोनों इकट्ठी हो गई तो कंपनी बन गई हीरो होंडा। हीरो होंडा खूब चली थी कुछ टाइम पहले, और आज वो दोनों दोबारा से अलग है। हीरो कंपनी अलग है और होंडा कंपनी अलग है बेटा। तो ये मर्जर और डी मर्जर के कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे अगर आप एडवांस्ड अकाउंटिंग करते हैं। ऐसे ही बेटा पहले एक कंपनी थी वोडाफोन जो अलग थी, एक आइडिया कंपनी थी वो भी अलग थी, दोनों टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में थे। दोनों ने सोचा हम तो एक दूसरे के कस्टमर को ही खा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं एयरटेल को हराने के लिए ना दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और दोनों बेटा इकट्ठे हो गए और दोनों की कंपनी का नाम हो गया VI, V फॉर वोडाफोन, I फॉर आइडिया। दोनों ने अपना नाम कंबाइंड कर लिया, VI बना लिया। तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म हो गई? आंसर इज नो, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है बेटा। पार्टनरशिप फर्म में पर्सन्स इकट्ठे होंगे। क्या लिखा हुआ है? रिलेशनशिप इंसानों के बीच में है, कंपनियों के बीच में नहीं है। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया है। एग्री का मतलब इनके बीच में हुआ होगा एक एग्रीमेंट, तभी तो बेटा एग्री करेंगे। क्या हुआ बीच में? एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मतलब कोई कागज का टुकड़ा लाया गया होगा, डॉक्यूमेंट, और उसमें कुछ पॉइंट लिखे गए होंगे, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। हिंदी में बोले तो दस्तावेज बने बेटा, डॉक्यूमेंट बनाए गए। किस चीज के लिए? टू शेयर, शेयर करना है। क्या शेयर करना है? प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको क्या करना है? उसको शेयर करना है। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए यहां पर क्या किया गया? यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म खोली गई। सर इसमें एक्ट में या डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट है, तो क्या अगर लॉसेस होंगे तो पार्टनर शेयर नहीं करेंगे? तो बेटा यहां पर भी क्वेश्चन ने उसको मिस करा हुआ है। इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट में ही लॉसेस भी इंक्लूड है। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस एज वेल। ओके, क्योंकि बेटा अगर लॉस होता है तो उसको फर्म्स नेगेटिव प्रॉफिट बोल देती हैं कि मेरा इस साल -10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो बेटा -10 लाख का प्रॉफिट एक्चुअली में प्रॉफिट थोड़ी है, आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस से पता चल रहा है कि वो लॉस ही है। तो चाहे आप प्रॉफिट भी बोलो, लेकिन आप कह रहे हो प्रॉफिट -10 लाख का है, तो मुझे समझ में आ रही है कि आपको लॉस हो गया है। चलिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो काम सब व्यक्ति करेंगे, लेकिन सब व्यक्ति का होना ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा। कैरिड ऑन ऑल बाय ऑल का मतलब है सबकी फिजिकल प्रेजेंस उस बिजनेस में होनी चाहिए। बेटा आप आजकल देखते हैं शार्क टैंक इंडिया, उसमें कोई बोलता है कि भैया मैं तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर बन जाऊंगा, तो जो उसमें शार्क है, बड़े सारे शार्क आते हैं बेटा, उसमें नमिता थापड़, ओके, अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, क्या बेटा वो उस व्यक्ति की जिसके साथ वो बिजनेस में पार्टनर बनते हैं फिजिकली भी उसके शोरूम में, उसकी दुकान में बैठते होंगे, या बस वो पैसा लगा के पार्टनर बन रहे हैं? सर वो तो सिर्फ पैसा ही लगा रहे हैं, तो काम तो वही संभालेगा जो एक्चुअल में सब चीजें कर रहा था। तो उसी को बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सारे लोग ही काम करें, और या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, लेकिन वो सबके लिए एक्ट करेगा और सबके लिए वो बाइंड होगा डिसीजन। मतलब बेटा एक आप देख रहे हैं आपके घर के बाहर दुकान है जिसमें 3 भाई हैं जिनकी वो दुकान है, तो तीनों पार्टनर है। पर क्या ऐसा जरूरी है हमेशा तीनों लोग वहां पर पाए जाएं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। कभी एक भाई बैठता है सुबह, दूसरा भाई दोपहर को बैठता है, एक रात को बैठता है। तो सबने अपनी ड्यूटियां बांट रखी हैं। जरूरी नहीं है कि कैरिड ऑन बाय ऑल हो, सबको ही हमेशा वो कैरी करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर तो कभी भी नहीं वहां दिखे, उसने बस पैसा लगा के बुक्स में, डॉक्यूमेंट में पार्टनर बन गया, लेकिन वो एक्चुअल में जॉब करता है, तो वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन पार्टनर तो वो तब भी है। आप बिजनेस स्टडीज में भी बेटा पढ़ते थे टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, तो वो खाली पैसा लगा रहा है तो पार्टनर तो है। तो कह रहे हैं पार्टनर के लिए कैरिड ऑन बाय ऑल भी हो सकता है, या कोई एक व्यक्ति सबके लिए एक्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है।
एनी ऑफ देम, कोई एक व्यक्ति, लेकिन वो सबका ही डिसीजन माना जाएगा। मान लो एक सप्लायर आ गया दुकान में, सप्लायर ने अपना रॉ मटेरियल दिखाया, सामान दिखाया और बोला ये हमारा सामान बहुत अच्छा है, आप अपनी दुकान में रख लीजिए, आप हमें अपना सप्लायर बना लीजिए। और मैंने देखा अभी 2 पार्टनर छुट्टी पे हैं, मैंने देखा हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्राइस भी सही है, मैंने कहा इसकी आप 100 क्वांटिटी भेज देना। तो बेटा ये जो मेरा डिसीजन है, क्या बाकी पार्टनर मना कर देंगे या उनको भी मानना पड़ेगा? अगर एक पार्टनर ने बोल दिया कि हाँ जी सप्लायर भाई साहब हमें आपका सामान पसंद है, तो क्या बाकियों से भी उसको पूछना पड़ेगा सप्लायर को, या मैंने ही बोल दिया तो वो ओके हो गया? सर आपने बोल दिया, आप पार्टनर है, तो वो ओके माना जाएगा। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक व्यक्ति का भी डिसीजन आ जाना सारे पार्टनर पे बाइंड हो जाएगा, सबको वो डिसीजन का सम्मान करना पड़ेगा। अब मान लो एक कस्टमर आया, हमने उसको सामान दिखाया, उसने कहा कितने रुपए का है, हमने कहा 500 रुपए का। कस्टमर ने कहा सामान तो पसंद है लेकिन मुझे महंगा लग रहा है, आप कृपया इसको थोड़ा कम कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है 450 का ले जाइए, और 450 उसने पे करा और वो ले गया। अब उसके बाद बाकी पार्टनर आए, उन्होंने पूछा कोई सामान बिका, हमने कहा हाँ बिका। कहते क्या बिका? मैंने कहा ये बोतल बिक गई। कहते कितनी की? मैंने कहा 500 मैंने बोला था, वो दे नहीं रहे थे तो मैंने 450 पे सेल क्लोज कर दी। तो वो मेरे से लड़ने लग गए कि आपने 450 पे क्यों कर दी, 500 का बेचना था। तो बेटा क्या ये सेल कैंसिल मानी जाएगी? मैं कस्टमर को वापस बुलाऊंगा और बोलूंगा अपने 450 रुपीज लेके जाओ, बाकी मेरे पार्टनर मेरे से लड़ाई कर रहे हैं और मेरी जो बॉटल है वो वापस करो? क्या ऐसा होगा? या वो मेरा जो डिसीजन है एज अ पार्टनर सब पार्टनर्स को मानना पड़ेगा? सर आप भी तो ओनर है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। आंसर इज करेक्ट। तो जो भी एक पार्टनर डिसीजन लेगा वो सबके ऊपर बाइंड करेगा। बाइंड का मतलब सबको बेटा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो रेगुलर बेसिस के डिसीजन होंगे, रिकरिंग डिसीजन होंगे, बार बार चलते रहने वाले होंगे। सामान खरीदना, सामान बेचना रोज की एक्टिविटी है, इसमें तीनों पार्टनर हमेशा नहीं दिख सकते, ऐसे तो बेटा काम ही नहीं चल सकता। कोई कस्टमर आएगा, मैं बोलूंगा अभी रुक जाओ, पार्टनर बी और पार्टनर सी अभी 2 घंटे तक आएंगे, तब तक तुम खड़े रहो, तब बताऊंगा क्या प्राइस है। ऐसा नहीं काम चल सकता बेटा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हो तो बेटा कोई एक पार्टनर उसके अंदर हामी नहीं भर सकता, उसके लिए कलेक्टिवली ऑल पार्टनर का डिसीजन चलेगा। सर बड़े डिसीजन कैसे हो सकते हैं? बेटा मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर डी। मिस्टर डी कह रहा है यार तुम्हारी फर्म तो बहुत अच्छी चलती है, मेरा भी मन करता है काश मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर होता। और बेटा मिस्टर डी मेरा दोस्त है, मैं कौन हूं? मैं मान लो मिस्टर ए हूं, मेरा वो फ्रेंड है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा अभी बी और सी गए हुए हैं ट्रिप पे, कश्मीर घूमने गए हैं, तू आ जा पार्टनरशिप फर्म में, मैं तेरे को पार्टनर बना लेता हूं। और बेटा आपने या मैंने मिस्टर डी को पार्टनर बना दिया। बी और सी आए, उन्होंने देखा इस दुकान में एक व्यक्ति और है, उनको पहले लगा कोई ग्राहक होगा, कोई कस्टमर होगा, पर जब वो जा ही नहीं रहा था तो उन्होंने पूछ डाला कि आप कौन है भाई साहब? उन्होंने कहा मैं तो इस फर्म का पार्टनर हूं। ये बात सुन के मिस्टर बी और मिस्टर सी हक्का बक्का हो गए। उन्होंने कहा तुम और पार्टनर? पार्टनर तो मिस्टर ए है और मिस्टर बी मैं हूं और ये मेरे साथ मिस्टर सी हैं, तुम कौन से पार्टनर बन गए? कहता मुझे तो पार्टनर मिस्टर ए ने ही बनाया है आपकी एब्सेंस में। तो बेटा क्या मिस्टर ए के पास इतनी पावर आ गई कि वो एक नया पार्टनर ला सकता है? आंसर इज नो। ये वाली पावर किसी भी एक पार्टनर की नहीं है, ये सब मिलके चाहें तो मिस्टर डी को ला सकते थे, नहीं तो वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। तो ये वाला काम किसी एक पार्टनर के पावर के अंदर नहीं है। बाकी सारे छोटे मोटे काम की बात हो रही है, चाहे सब लोग करें या कोई भी करेगा तो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, एमसीक्यू बेस्ड। ये सर सब बातें कहां लिखी हैं बेटा? ये पार्टनरशिप की बातें लिखी हैं सेक्शन नंबर 4 में। और पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है, किस एक्ट से चलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये ईयर याद करना पड़ेगा? हाँ बेटा कोशिश करनी चाहिए कि याद रहे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर 1932 में तो हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था। यस बेटा नहीं हुआ था, तो ये तो उससे भी पहले का एक्ट है, ये ब्रिटिश इंडिया वाला है। जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल चल रहा था तो वही एक्ट हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन वो एक्चुअल में बना था 1932 में, इसलिए उसका ईयर 1932 ही बोला जाता है। और उसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप क्या होती है इसकी डेफिनेशन दी गई है। दोबारा से पढ़ते हैं। इट इज अ रिलेशनशिप, कौन सी? बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में जो होती है, इंसानों के बीच में, जो सांस ले सकते हैं, हंस बोल सकते हैं वो इंसान,
हु हैव एग्रीड मतलब एग्रीमेंट हुआ होगा, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना है, लेकिन प्रॉफिट में लॉसेस भी हो सकता है अगर लॉस हो गया, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग कैरी करें या कोई एक, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे सेक्शन 4 में लिखी गई है बेटा। सब बच्चे एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे कि क्या आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है। सब बच्चे करेंगे बेटा, सबके रिप्लाई आ रहे हैं। अक्षय, राहुल, कनिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तान्या बेटा, बाकी बच्चे भी करेंगे। मेघांशिनी बेटा, आप ऑनलाइन हो गूगल मीट के मोड से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, यस सर, गुड। धीरज, कोमल, भव्या, नाइस बेटा। तो सब बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए जी आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टनरशिप की, और एक पार्टनरशिप में कितने लोग फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप, और कितने लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म करना अलाउड ही नहीं है। बेटा मुझे एक बात बताएंगे सब लोग, क्या एक अकेला पर्सन, मैं अकेला हूं तो बेटा क्या मैं अपने बिजनेस को पार्टनरशिप बोल सकता हूं? नहीं सर। अगर अकेला हूं तो मैं कौन हूं? सोल प्रोप्राइटर। अकेला हूं तो बेटा कौन हूं? सोल प्रोप्राइटर हूं। तो पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? एक से ज्यादा। तो बेटा मिनिमम लोग कितने चाहिए? कम से कम भी अगर आप कह सकते हो पार्टनरशिप चल रही है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। लेकिन इन 2 पार्टनर्स के अंदर भी कुछ लोग पार्टनर हो ही नहीं सकते। कुछ लोग पार्टनर हो ही नहीं सकते। सर कौन नहीं हो सकता? बेटा आप इसको मिमोनिकली ऐसे याद कर सकते हो, मड कभी पार्टनर नहीं बन सकता। मड समझते हो बेटा? कीचड़ को बोलते हैं। तो कीचड़ है वो पार्टनर थोड़ी बन सकता है। तो मड कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। मड में क्या क्या आता है? एम फॉर माइनर। बेटा जिसकी एज 18 ईयर से कम हो हमारी कंट्री में उसको माइनर बोला जाता है। आप किसी बच्चे को पार्टनर नहीं बना लोगे कि 1 साल का बच्चा है, दूध पीता बच्चा, आपने कहा ये हमारा पार्टनर है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। पार्टनर के अंदर एक अच्छी IQ लेवल, एक अच्छी नॉलेज, एक समझ होनी चाहिए, तब जाके उस पार्टनर को पार्टनरशिप में एंटर किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम भी करने होते हैं। यू का मतलब वो पार्टनर बेटा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। मतलब एज तो उसकी 18 प्लस है लेकिन उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, अनसाउंड माइंड है, साउंडली सब चीजें नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, अनसाउंड माइंड का है, माइंड में थोड़ा सा इश्यू है। और लास्ट है हमारा डी। डी का मतलब है डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। किसी और लॉ ने उसको डिसक्वालिफाइड कर रखा है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, कोई भी डीड या डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता, कोई भी जगह पर वो पार्टनर नहीं बन सकता। सर ऐसा कौन सा लॉ हो सकता है? बेटा बहुत सारे लॉ हैं जो आपको प्रोहिबिट कर देते हैं कि आप कंपिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पार्टनर बनने के लिए। जैसे कि बेटा मान लो मेरे अगेंस्ट बहुत सारी FIR हैं, तो आपको क्या अलाउ किया जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस में जाने के लिए? नहीं सर, नहीं किया जाएगा। तो ऐसे लोग हो सकते हैं। मेरा कोई वाइल्ड लाइफ एक्ट का कुछ डिसक्वालिफिकेशन चल रहा है बेटा, मैंने काले हिरण का शिकार कर दिया, या मैंने किसी और नेचुरल जो है लाइफ रिजर्व या किसी को मार दिया, ऐसे जानवर को जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और जिनको मारना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ कर दिया, तो मेरे ऊपर केस चल रहा है, तो मैं डिसक्वालिफाइड हूं अगर किसी भी तरीके से, तो मैं भी पार्टनर नहीं बन पाऊंगा। तो ध्यान रखना है बेटा 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। इसकी मिमोनिक है मड कभी पार्टनर नहीं बन सकता। एम से माइनर, कोई भी माइनर बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता। यू से अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग हिला हो बेटा, वो नहीं कर सकता। और डी फॉर जो डिसक्वालिफाइड है किसी भी लॉ के अधीन, किसी भी कानून के अधीन, आप तब भी पार्टनर नहीं बन पाएंगे। तो आइए इसके बारे में ये सब चीजें हम लोग पढ़ें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप क्या कहती है? पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन। बेटा एट लीस्ट बोला है, ज्यादा तो हो ही सकते हैं लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से कम तो अलाउड ही नहीं होगा। मिनिमम देयर शुड बी 2 पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को बनाने के लिए। एंड ऑल सच पर्सन्स, और वो जितने भी लोग हैं, मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनमें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की, पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए बेटा।
माइनर को तो आप कुछ भी साइन करवा लोगे, उसको क्या समझ। अनसाउंड माइंड किसी भी चीज पे साइन कर देगा। जो डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ है वो भी बेटा अलाउड नहीं है। तो ये सारे लोग क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं जा सकते तो ये पार्टनर भी नहीं बन सकते। और कॉन्ट्रैक्ट में कोई कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता। इसके लिए एक और एक्ट है, तो कौन सा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो बेटा ये तो और भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बताता है कि किसको आप पर्सन को पार्टनर बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, 1872 का। ये बोलता है फॉलोइंग पर्संस आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं आ सकते तो पार्टनर तो बन ही नहीं पाएंगे। कौन कौन से बेटा वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। पहला माइनर, छोटा बच्चा, ये पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी नहीं बन सकता बेटा। और पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, तो बेटा मतलब क्या हुआ, मड। M फॉर माइनर, U फॉर अनसाउंड माइंड, D फॉर डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो बेटा अगर आप क्लास के अंदर ही पूरी कंसंट्रेशन रखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, सब चीज़ें आपको यहीं पर आराम से लर्न भी हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, हर एक चीज़ हो जाएगी। क्लास में कंसंट्रेशन अच्छी होना सबसे पहला स्टेप है। ओके, उसके बाद आपको होमवर्क अच्छे से करना और जो बाकी चीज़ें वो आपको करनी है। लेकिन अगर क्लास में लैग कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होती है। हालांकि हमने इस बार आपके लिए बहुत अमेजिंग फैसिलिटी लेकर आए हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स हमेशा के लिए अवेलेबल कराई जाएगी। आप उस क्लास को 2 बार देखो, 10 बार देखो, किसी भी तरीके से आप उसको देखो। और वो आपको मोबाइल पे भी अलाउड होगी। आप मोबाइल पे चाहो तो देख सकते हो, टैबलेट का भी ऑप्शन है। और अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहते हो बड़ी स्क्रीन पे, तो उसमें भी वो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वो आपको सारी क्लासेस दे दी जाएगी। चलिए जी, तो ये बातें हो गई। पार्टनरशिप डीड क्या होती है हमने अच्छे से समझा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है अच्छे से समझा, और कौन लोग पार्टनर बन सकते हैं नहीं बन सकते, और कम से कम कितने लोग होने चाहिए, वो होने चाहिए 2 लोग। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए इस पे तो हमने बात नहीं करी कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम इसका सिंपल आंसर भी सोचें तो वो भी हमें पता है। देखो बेटा, अगर कोई आपसे मिनिमम पार्टनर पूछ रहा है कितने हैं, तो मिनिमम तो आपको पता है, कम से कम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। लेकिन उन 2 में मड नहीं होना चाहिए। मड का मतलब माइनर, अनसाउंड माइंड, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। और मैक्सिमम पार्टनर का अगर 1 वर्ड आंसर चाहिए, क्योंकि यूजली तो यही आता है, तो बेटा अभी के टाइम के हिसाब से मैक्सिमम 50 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। तो बेटा 50 तो बहुत अच्छा नंबर है, और कितने पार्टनर रखोगे। ओके, लेकिन ये 50 की फिगर यहां पर रिस्ट्रिक्ट क्यों हो गई इसको जानते हैं, ये और क्यों नहीं बढ़ पाई। आइए बेटा, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो सेक्शन नंबर 464, अब एक और एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। कभी बेटा कंपनीज एक्ट भी 1956 था पुराना, लेकिन अब पुराने एक्ट में सब कुछ पुराना है, पेनल्टी भी बहुत कम अमाउंट की है। लोग गलत काम करते हैं, कहते हैं ले लो 1956 के हिसाब से 100 रुपये लिखे हुए, ले लो, मुझे गलत काम करने दो। तो इस वजह से इसको हटा के कंपनीज एक्ट 1956 से क्या बना दिया गया, कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया। लेटेस्ट एक्ट बेटा बन गया। और कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, इसने एम्पावर करा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसने बेटा एम्पावर का मतलब होता है पावर देना। एक्ट ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे कंट्री पे रूल करती है, जो पॉलिसीज लॉ पूरे कंट्री के लिए बनाती है। और एक गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो एक स्टेट के लिए लॉ बनाती है। और उससे भी छोटी गवर्नमेंट होती है जिसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी, या कह सकते हैं जो एमसीडी बेस्ड गवर्नमेंट होती है। तो वो आपके और भी छोटे लेवल पे काम करती है। तो यहां पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर जो एक फर्म में होंगे। बट नंबर ऑफ पार्टनर सो प्रिस्क्राइब, जो हम पार्टनर का आपको लिमिट दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा करने की, वो आप भी 100 से ज्यादा नहीं रखोगे बेटा। तो क्या बोला हुआ है कंपनीज एक्ट 13 ने बेटा, पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो तुम चाहो उतने पार्टनर रख दो, लेकिन ध्यान रखना 100 से ज्यादा का रूल ना निकालना। ठीक है बेटा, कंपनीज एक्ट ने, लॉ ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 से ज्यादा मत रखना, बाकी कुछ भी रख लो। तो अभी की बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट ने करंटली जो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं मैक्सिमम पार्टनर, वो कितने हैं, 50 ही हैं। और ये इन्होंने कहाँ लिखा है, रूल नंबर 10 में, कंपनीज रूल 2014 में। ये आपको रूल्स ईयर याद करने की कोई नीड बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगर हम लोग अब क्रक्स की बात करें, इसका मतलब आज की डेट पे कोई कितनी पार्टनर वाला फर्म बना सकता है? दस इन इफेक्ट अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। मतलब आज की टाइम की अगर हम बात करें तो 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते बेटा। यही तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो अभी के लिए 50 है। हाँ, जब मन करे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकता है, क्योंकि उनको जो पावर मिली हुई है कंपनीज एक्ट 13 से, या कह सकते हो कोर्ट से, वो 100 तक की मिली हुई है। कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि हम तो मैक्सिमम पार्टनर 70 करने जा रहे हैं, तो बेटा वो लागू हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए उन्होंने 50 ही रखा हुआ है, तो मिनिमम पार्टनर का आंसर हो गया 2 और मैक्सिमम का कितना हो गया 50, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है। चलिए सर, ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे चलते हैं और पार्टनरशिप को समझते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ये हम जान चुके हैं। पार्टनरशिप 2 या उससे ज्यादा अधिक लोगों के साथ की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 50 लोग। पार्टनर मस्ट एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस लॉफुली। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप बिजनेस करोगे वो लीगल होना चाहिए, लॉफुली होना चाहिए। लॉ के हिसाब से वो जो बिजनेस है वो गलत नहीं होना चाहिए। सर वो गलत कैसे होगा? बेटा बहुत सारी जगह जो लॉ है ना, वो एरिया टू एरिया अलग है। लॉ बेटा डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया एंड सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। लॉ भी बदल जाता है। सर कुछ एग्जांपल दो। बेटा फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे बिजनेस करना है किसका? कैसीनो का। सर ये क्या होता है? बेटा आपने कभी मूवीज में देखा होगा कैसीनो, एक राउंड सी गेम होती है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, आपको बॉल फेंकनी होती है। अगर आपने बोला कि मेरी बॉल जाएगी 25 नंबर पे और उसी में चली गई, तो आपको पैसा मिलता है। उसके अंदर बेटा आर्चरी वाली गेम भी होती है, आर्चरी में नंबर लिखे होते हैं, पैसा लगा के मतलब है खेला जा रहा है। तो आपने बोला ये 10 नंबर पे जाएगा और आपने वो आर्चरी मारी और 10 पे चला गया, तो आपको बहुत पैसा बनेगा। उसमें प्लेइंग कार्ड जैसी गेम भी होती है। तो ये सारे खेल खिलाए जाते हैं कैसीनो में। क्या बेटा कैसीनो अलाउड है दिल्ली जैसी स्टेट में, उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में, या और नियर बाय स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में? क्या मैं ऐसा बिजनेस खोल सकता हूँ? बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग को इसका इंटरेस्ट है, चस्का है। आई नो बहुत सारे तुम्हारे स्टूडेंट ही आ जाएंगे, सर कुछ गेम चल रही है चलो खेलें। पर क्या ये अलाउड है इन स्टेट्स में? आंसर इज नो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मैं पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, ये मेरी पार्टनरशिप फर्म लीगल नहीं मानी जाएगी। तो सर कहाँ अलाउड है? बेटा हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अलाउड है गोवा में। शायद आप में से कुछ लोग गए होंगे बेटा गोवा। गोवा में फुली अलाउड है। गोवा की गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर तो लोग यही पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो थोड़ा पैसा खर्च भी करेंगे। यहाँ थोड़ा अच्छा तबका आ रहा है, पैसे खर्च करने वाला आ रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिटी में अगर लोग इसी चक्कर में पड़ गए तो बेटा वो अपनी लाइफ खराब करेंगे। घर पे बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं होगा, बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसा नहीं होगा, और लोग यहाँ पर पैसा उड़ा रहे होंगे। तो अदर देन गोवा, इंडिया में इसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। और बाकी बात करें नेपाल में, काठमांडू वगैरह में बेटा चलता है, वहाँ अलाउड है। हर कंट्री का अपना रूल है, तो उसको बोलते हैं लीगली। कभी कभी आप देखते हैं दिल्ली जैसी जगह पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल्स हो जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद करनी होती है और कुछ करना होता है। मैंने कोई ऐसा बिजनेस खोला जो बहुत पोल्यूशन करता है तो लीगल, कुछ गलत नहीं है, लेकिन बेटा वो पोल्यूशन की वजह से कोर्ट उसको इलीगल बोल सकती है, और मैं उसकी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। मैंने सोचा एक पार्टनरशिप करता हूं, बहुत बढ़िया चलेगा। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं मासूम मासूम, उनको उठा लूंगा, किडनैप कर लूंगा और उनके पेरेंट्स से अच्छा अच्छा पैसा मांगूंगा। बच्चे तो सबके लिए बहुत प्यारे होते हैं और उनके लिए उनके माँ बाप बहुत पैसा देंगे। बिजनेस तो बहुत अच्छा है, पर क्या बेटा है बिजनेस लीगल है? सर कैसी बात कर रहे हो, ये बिजनेस तो बिल्कुल लीगल नहीं है। तो बेटा इस बिजनेस की भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। पार्टनरशिप बन सकती है उन बिजनेस की जो लॉफुली चले, जो लॉ के अकॉर्डिंगली ओके हों, जो बिल्कुल ठीक हो बेटा। इस तरीके से बेटा एक एक स्टेटमेंट यहाँ आपको पढ़ाई जाती है। नहीं तो देखो बच्चे यूजली अकाउंट्स में थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और उनका बेस ही कमजोर हो जाता है। नहीं तो आप देखो एक एक लाइन के अंदर कितनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है, कितना ज़्यादा एनालिसिस है, और बच्चे इसको एक प्लेन इंग्लिश की स्टेटमेंट समझ के नॉर्मली पढ़ लेते हैं, जैसे हम एक अनसीन पैसेज पढ़ते हैं। जबकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। तो माई सेल्फ, हालांकि आपको पता है सीए दीपक कपूर मेरा नाम है, हम लोग ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस में, बाकी चीज़ें डेप्थ में पढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे भी जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल लेवल से इतना डेप्थ में एनालिसिस करें कि इसके बाद उनको कहीं पर भी कुछ भी करना हो, सीए करना है, कुछ भी और करना है, तो उसका पहले ही माइंडसेट उतना डेप्थ में पढ़ने वाला बन जाए।
खाली वो ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, वो बिल्कुल डेप्थ में पढ़ें। और ये गारंटी देता है बच्चे को ना सिर्फ सीबीएसई में हाईएस्ट मार्क्स लाने की, बल्कि कहीं पर भी बच्चा हमेशा ही हाईएस्ट मार्क्स लेकर आता है। ये हमारी क्वालिटी है जो आपको बाकी जगह पर आई एम श्योर शायद देखने को ना मिले। चलिए जी आगे चलते हैं। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जो एग्रीमेंट हुआ पार्टनर्स के बीच में बेटा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को शेयर करना है। आपकी फैमिली के बीच में बेटा जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहा। मम्मी कुकिंग कर रही हैं बच्चों के लिए, बच्चों को अच्छा अच्छा हेल्दी खाना बना के दें। पापा बच्चों को घुमाने लेके जा रहे हैं कि बच्चे रिफ्रेश हों पेपर के बाद। तो बेटा ये सब चीजें बाय लव एंड अफेक्शन हो रही है। आप मम्मा के लिए गिफ्ट लाते हो, पापा के लिए वॉच लाते हो उनके बर्थडे पे, उनके साथ बिजनेस नहीं कर रहे बेटा। आप ये नहीं कहोगे पापा 1000 की वॉच आई, 500 रुपए आप दो, 500 रुपए मम्मी दो, बिजनेस कर रहे हैं। नो, वो लव एंड अफेक्शन है, लेकिन यहां पर बेटा पूरा प्रॉफिट चल रहा है। और प्रॉफिट के साथ मैंने बोला लॉस भी होंगे तो वो भी पार्टनर्स के बीच में बियर किए जाएंगे। यहां कोई इमोशनल एंगल नहीं है। अकाउंटिंग में इमोशंस नहीं आते, इमोशंस फैमिली के अंदर हमारे होते हैं। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या होता है? ईच पार्टनर, एजेंट का मतलब होता है बेटा जो प्रिंसिपल के इशारों पे काम करे, एजेंट उसको बोलते हैं। तो कभी कोई पार्टनर प्रिंसिपल बनेगा, कभी कोई पार्टनर एजेंट बनेगा। कैसे? आइए बेटा जानते हैं, समझते हैं बेटा। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। ए और बी को बेटा कहीं घूमने जाना था, तो ए भी गया ट्रिप पे और बी भी गया ट्रिप पे। अब ये कुछ दिन अवेलेबल नहीं होंगे। इन्होंने सी को कहा कि भाई अभी 1 वीक पूरा बिजनेस तुझे संभालना पड़ेगा। तो सी ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो पार्टनर ही हूं, मैं बिल्कुल संभालूंगा। तो जब सी ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली ए और बी के कहने पे बेटा, तो उस केस में ए और बी क्या बन गए? ये बन गए प्रिंसिपल, जिसके इशारों पे अब सी काम करेगा, तो सी बन गया एजेंट। अब बेटा ये ए भी 1 हफ्ते के बाद ट्रिप मना के वापस आए, तो उसके बाद क्या हुआ? सी के घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई। सी ने कहा मैं 1 हफ्ता अवेलेबल नहीं हूं, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम लोग बिजनेस देख लेना। तो बेटा तब सी क्या हो गया? फिर सी हो गया प्रिंसिपल, क्योंकि अब वो काम नहीं कर पाएगा और ए और बी उसके लिए भी काम करेंगे, तो वो बन गए उसके एजेंट्स। तो हर एक पार्टनर को कभी प्रिंसिपल बनना पड़ेगा, कभी एजेंट। इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म चलेगी। यही फायदा होता है बेटा जो सोल प्रोप्राइटर में आपको नहीं मिलता। सोल प्रोप्राइटर में मैं हूं तो ही काम हो रहा है, मैं बीमार पड़ गया, दुकान बंद हो गई, काम बंद हो गया, मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर आएगा, दुकान बंद होगी, पड़ोसी की दुकान से ले जाएगा। लेकिन मेरे को पता है अगर मैं ट्रिप पे भी गया हूं या मैंने वैसे भी छुट्टी ली है, मेरी दुकान चल रही है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, दोनों पार्टनर बैठ के काम कर रहे हैं। दोनों क्या, एक भी पार्टनर होगा तो भी काम कर लेगा बेटा। तो मैं चिंता फिक्र के बिना अपने बिजनेस से बाहर भी निकल सकता हूं। यह फायदा रहता है पार्टनरशिप के अंदर। चलिए जी, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। हर पार्टनर चाहे तो बिजनेस में जो चल रहा है उसकी जानकारी ले सकता है और उसमें फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है। अब मान लो एक पार्टनर है, वो सारा हिसाब किताब रखता है, कौन सा सामान कितने का बिक रहा है, सारी अकाउंटिंग उसके पास है। तो बेटा बाकी पार्टनर जब चाहें, जितनी बार चाहें, उस पार्टनर को बोल सकते हैं हमें हिसाब किताब दे, आज क्या बिका, कितने का बिका, और उसको वो देना ही पड़ेगा। क्या खर्चा हुआ, कितने का सामान खरीदा, XYZ एवरीथिंग। हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की हर चीज में ध्यान देने के लिए, सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए बेटा, पार्टनरशिप कम्स टू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बेटा एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? 2 तरीके से आती है। या तो ओरली आ सकती है, जब हम लोग नया नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेटा हम सीधा ही डॉक्यूमेंटेशन में नहीं पड़ जाते। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मिस्टर राहुल और मिस्टर आदित्य, ये दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। तो इन दोनों ने सोचा यार हमने हमेशा से ही साथ रहे हैं, स्कूल में भी, अब कॉलेज में भी, तो आगे चल के दोनों साथ में ही बिजनेस करेंगे। दोनों में बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत अच्छे दोनों दोस्त हैं, कभी दोनों के बीच में कोई इशू नहीं आया। तो राहुल और आदित्य ने सोचा चले यार पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, ये वाला हम प्रोडक्ट बेचेंगे, अब जो भी उनका मन करता है वो बेचेंगे। तो बेटा जब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो अभी इन्होंने कोई भी डीड बनाने की सोची नहीं। इन्होंने कहा भाई हमको, मेरे को तेरे पे भरोसा है, तेरे को मेरे पे, दोनों भाई भाई हैं,
तो क्या करें, इस कागज के टुकड़े पे सब चीजें लिख के हमने ओरली बोल दिया ना, जबान दे दी कि दोनों अच्छे से काम करेंगे, कोई किसी से गलत नहीं करेगा, तो बेटा ऐसे एग्रीमेंट को बोला जाता है ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट बेटा बोला जाता है जब हमने जबान में ही दूसरे पे भरोसा करा और उसके साथ बिजनेस व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन आदित्य ने कहा नहीं यार, बिजनेस में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लीगल काम, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो राहुल ने कहा अभी यार बिजनेस स्टार्ट तो करें, देखें तो कितना अच्छा चलता है नहीं चलता, क्या पता हम डॉक्यूमेंटेशन करते रह जाएं और उतना चले ही ना। तो आदित्य ने कहा ठीक है, ये अच्छा रहेगा, पहले ओरल एग्रीमेंट में स्टार्ट करते हैं, 5-6 महीने चला के देखते हैं, अगर बहुत अच्छा चल जाएगा तो हमें पता आगे भी यही करना है, तो हम एक पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट बना लेंगे, और अगर वैसे ही नहीं चला तो वैसे ही बंद करना पड़ेगा। तो राहुल ने कहा हाँ यार ये बढ़िया है, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने अपने बिजनेस को जो स्टार्ट करा वो ओरल एग्रीमेंट के थ्रू करा। मैंने भी बोल दिया बेटा मैं तेरा पार्टनर, और आपने भी बोल दिया कि मैं आपका पार्टनर, बन गई पार्टनरशिप, कोई कागज कार्रवाई की जरूरत नहीं है। तो सर क्या ये बिजनेस लीगल होता है? हाँ बेटा ये 100% लीगल है। क्या आपके घर के आसपास जो दुकान है उसमें अगर 2 लोग पार्टनर हैं, 3 लोग हैं, क्या जरूरी है उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं, लेकिन तब भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं बेटा जो किराए के घर पे रहते हैं, तो क्या जरूरी है उसके मालिक मकान ने, ओनर ने, किराएदार ने आपस में एक रेंट एग्रीमेंट किया हो? जरूरी तो नहीं है, क्या पता नहीं किया हो, ट्रस्ट में रख दिया कि ये व्यक्ति सही है, इसको मैं जानता हूं कितने सालों से, आ जाओ भाई साहब रह लो जितना आपको रहना है, हमें इतना रेंट दे देना, मुंह जुबानी रेंट फाइनल कर लिया और वो दे भी रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कल को अगर दिक्कत आ गई तो बेटा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए डिस्प्यूट अराइज ना हो या हो तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए टाइमली, तो बेटा लोग ओरल एग्रीमेंट में नहीं जाते, वो किस में जाते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट में, कि सब कुछ पहले ही दिन लिखवा लो ताकि कल को लड़ाई झगड़ा हो तो हमारे पास प्रूफ हो कि ये चीज पे दूसरा व्यक्ति एग्री हुआ था। इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बेटा कोर्ट प्रूफ को मानती है, कोर्ट आपकी बातों को नहीं मानती। जब आपके बीच में बातें चल रही थी तो कोर्ट का जज नहीं बैठा था, कोर्ट को क्या पता कि क्या बातें हुई थी, किस बेसिस पे आपने पार्टनरशिप करी, किस बेसिस पे आपने क्या बात बोली थी उस समय पे, आपको खुद भी याद नहीं रहता। इसलिए बेटा बनाया जाएगा रिटर्न एग्रीमेंट, और जब भी कोई एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होता है तो हम उसको बोलते हैं डीड, और जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होगा तो उसको हम बोल देंगे पार्टनरशिप डीड। यहां से बेटा यह वर्ड निकल के आया। अगर कोई बिल्डिंग सेल करता है तो उसको बोलते हैं सेल डीड, रेंट पे लेता है तो रेंट डीड, लीज पे लेता है तो लीज डीड, ऐसी बेटा ये हो जाती है पार्टनरशिप डीड। सर अब हमें बात अच्छे से समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो आइए पढ़ें। इट इज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल रिटर्न होना चाहिए, टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, जिससे किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा अवॉइड किया जा सके, वो लड़ाई झगड़ा ना हो वापस से उत्पन्न, और सब लोग प्रेम से रहें, सबको दिखे कि ये पॉइंट करना गलत है, लिखा हुआ है तो मुझे नहीं करना। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसी रिटर्न में लिखे गए डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और यही बेटा रूल्स ऑफ द पार्टनरशिप होते हैं। जैसे कोई भी खेल खेलें तो बेटा कुछ उसकी रूल बुक होती है ना, कि ये रूल्स हैं इस खेल को खेलने के लिए, तो ये पार्टनरशिप जो खेल है इसको खेलने के लिए जो रूल बुक होती है वो पार्टनरशिप डीड होती है। पर द बेस्ट पार्ट इज ये रूल बुक आपस में ही पार्टनर बनाएंगे, ये कोई और अलग से रूल बुक नहीं देता, पार्टनर्स ही बनाते हैं और उसके अंदर सब चीजें लिखी जाती है। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है बेटा? एक बार मुझे बताएंगे मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, या फिर अपनी ऐप पे, या फिर बेटा गूगल मीट पे, जहां पर भी जो बच्चे ज्वाइंट हैं। आई वांट कि आप लोगों का क्या कहना है कि आपको ये बात अभी तक की क्लियर हुई है या नहीं हुई। सब बच्चे बेटा मुझे बताएंगे। यस एवरीवन, यस सर क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ओके सर, बस अच्छे से क्लियर हो गया, इतना तो स्कूल में भी डिटेल में नहीं बताया तो बेटा यहां पर आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है। यस यस सर, यस सर, ओके जी। तो सब बच्चों को यह बात बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे,
इसके बाद बस हमको पढ़ना है ये वाला भी पैराग्राफ, बाकी बेटा अगली क्लास में होगा, इसको पढ़ेंगे। देखिए जी क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि हमने डीड के बारे में पढ़ लिया ना, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस या उसके फायदे क्या हैं। तो बेटा वैसे तो बता ही दिया, जब एक हर चीज लिखी जाती है तो कल को डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते, और होंगे भी तो वो आप एग्रीमेंट कोर्ट में दिखाएंगे, दोनों पार्टी के साइन होंगे, वो हिसाब से बता देगी कौन सही है और कौन गलत है। अब ओरल एग्रीमेंट में कैसे प्रूफ लाएं, तो सब लोग बोलेंगे कि ये तो बात फाइनल हुई थी, ये तो बात तय हुई थी, एक दूसरे को झूठा साबित करेंगे, और जज भी परेशान होगा, भाई मैं किसकी मानूं ना मानूं। इसलिए बेटा डीड होनी जरूरी है। इट रेगुलेट्स द राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। ये बेटा हर पार्टनर की क्या राइट लिखे थे, अधिकार, क्या ड्यूटीज लिखी थी काम करने की, क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी थी, वो सब यहां पर मेंशन होता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर। ये पार्टनर के बीच की गई मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देती है डीड, क्योंकि सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, तो कल को कोई डाउट आ ही नहीं सकता बेटा। सबको एक एक कॉपी दे देंगे, तुम सब अपने पास रखो, और वो डीड जो है वो कोर्ट में रजिस्टर्ड होगी, और वो पहले ही कोर्ट को पता है कि इन पॉइंट में इन तीनों पार्टनर ने एग्री किया हुआ है, और कल को कोई पार्टनर बोल नहीं सकता कि मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हुई थी। भाई जितनी लिखी है एग्रीमेंट में वही तो मिलेगी। इसके बाद एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर, अगर कोई डिस्प्यूट हो भी गया, लड़ाई झगड़ा हो भी गया, मे बी सेटल्ड इजीली, बहुत आसानी से सेटल हो सकता है। एज द पार्टनरशिप डीड में बी रेडली रेफर्ड टू, फटाफट से पार्टनरशिप डीड को, उस डॉक्यूमेंट को, उस एग्रीमेंट को पढ़ा जाएगा। क्या कहता है कागज का टुकड़ा, मिस्टर ए कह रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया था बिजनेस स्टार्ट होने पे, बी और सी कह रहे हैं नहीं भाई तूने 50,000 रुपए लगाया था। तो लड़ाई झगड़ा किस चीज का, डीड देख लो, डीड पढ़ी गई, डीड में यही लिखा था कि मिस्टर ए ने तो 1 लाख रुपए लगाया था, तो इसका मतलब बी और सी को कंफ्यूजन हुआ, और बी और सी यहां पर गलत है बेटा। तो कोई भी पता लगा सकता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर डीड ही ना होती तो ए बेचारा बोलता रहता मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए थे, बी और सी कहते नहीं भाई तूने 50,000 कराया था, शायद उन दोनों के आगे ए को झुकना पड़ जाता, और ए बेचारा सही होते भी गलत साबित हो जाता। इसलिए बेटा प्रूफ की वजह से पार्टनरशिप डीड होनी आवश्यक है, अगर आप पार्टनरशिप कुछ स्ट्रेंजर से कर रहे हैं। आजकल तो बेटा अगर हम लोग कुछ जाने पहचाने लोगों के साथ भी कोई बिजनेस करें तो वो भी हमें धोखा दे देते हैं। इसलिए बेटर है कि बिल्कुल रिटर्न एग्रीमेंट में जाओ, इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है, और आपको उसी के हिसाब से आगे बिजनेस करना चाहिए। तो ये हमने आज पहले लेक्चर में बहुत कुछ सीखा, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमारा सिलेबस क्या होगा, जो कि मैंने समझाया कि 11 से थोड़ा वास्ट रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। 3 बुक रहेंगी, पार्टनरशिप, कंपनी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पूरे हमारे पेपर का वेटेज रहेगा, 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम 3 आवर्स का, और 20 मार्क्स का वाइवा एंड प्रोजेक्ट फाइल, 80 मार्क्स की भी मैंने आपको बाइफर्केशन दी। फिर पार्टनरशिप में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो हमने सारे डिटेल में पढ़े समझे, हम क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे वो समझाया, और अपना पहला टॉपिक जो सबसे पहले पढ़ना ही जरूरी है पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, उसका हमने बेसिक पार्ट, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कितने होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये सब चीज़ें, कौन पार्टनर नहीं बन सकता, मड पार्टनर नहीं बन सकता, ये सब बेटा हमने सीखा समझा। और ये चीज़ें मैं आपसे अगली क्लास में भी पूछूंगा। कुछ हम लोग इंस्टाग्राम पे भी क्विज चलाते हैं, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो, CA_दीपक कपूर, उस पर भी कुछ क्विज चलते हैं। नहीं तो हमारे एड्यूब्रियंस का भी आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम पेज चैनल, उस पर भी कुछ आगे क्विज आएंगे। ओके बेटा, एड्यूब्रियंस। ओके, साथ ही साथ में और भी बड़े मोड से आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, बट ओनली थिंग आई वांट योर पार्टिसिपेशन। मुझे दिखना चाहिए आप एक्टिव हैं और आप चाहते हैं वाकई में ही बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना। आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए कि सर मुझे डेफिनेटली स्कोर करने हैं। तो आप अगर 5 चीज़ें पढ़ाओगे तो मैं भी उसको पढ़ के आऊँ, तो बेटा मुझे 5 और पढ़ाने का मन करेगा। मैं पूरे टाइम बच्चों के साथ डेडिकेटेड लगा रहूँगा अगर मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सब बच्चे कह रहे हैं यस सर मज़ा आ गया। तो बेटा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप मेरे से लाइव में कनेक्टेड हैं तो फेस टू फेस में नहीं है। बिल्कुल बेटा आपको फेस टू फेस वाली फील लाने की कोशिश की है हमारे यहाँ, इसीलिए स्टूडियो बेस्ड लाइव क्लासेस होती हैं ताकि आपको बिल्कुल ऑडियो परफेक्ट मिले और सब कुछ आपको परफेक्ट मिले।
जिन बच्चों के पास ये अभी नोट्स नहीं है मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, उसका भी अभी हम लोग थोड़ा टाइमिंग सेट कर रहे हैं, क्या रहेगा आपको बता दिया जाएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।